नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 26 जनवरी 2023 और आज हमने अपनी इस लेक्चर सीरीज में 25 जनवरी के सभी शिफ्टों के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। और दूसरा पॉइंट, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, अर्थात 4 अनुसूचियां बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। तो इसमें से अगला जो पॉइंट है कि जो 8 अनुसूचियां थी, तो नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ये भी पूछा जाता है। तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई। और ये कब जोड़ी गई? 1951 में। तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई 1951 में, और ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार। और अगला पॉइंट, 52वें संविधान संशोधन के तहत, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये कब जोड़ी गई? 1985 में। और ये किससे संबंधित है? तो दल बदल पर रोक लगाने से संबंधित है, दल बदल पर रोक लगाई। अर्थात जो पॉलिटिशियन होते हैं, एक राजनीतिक दल छोड़ के दूसरे राजनीतिक दल में चले जाते हैं, इससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हमारे संविधान में 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और अनुसूचियों की जो सीरीज थी उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसके बाद 73वें संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। ये प्रभावी कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से, पंचायती राज से, अर्थात पंचायतों से संबंधित है। और इसके बाद हमारे संविधान में 74वां संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ। और इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये संविधान संशोधन कब हुआ? ये भी 1992 में हुआ। आपके एसएससी जीडी के एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, ये जब हुआ तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा। और इस 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर निकाय का प्रावधान किया गया। नगर निकाय अर्थात नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का उल्लेख है इसमें। तो समझ गए होंगे, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, महान्यायवादी का जो पद है अटॉर्नी जनरल का, ये एक संवैधानिक पद है, अर्थात इसका उल्लेख संविधान में है। तो संविधान में इसका उल्लेख कहां पर है? जो संविधान में इसका उल्लेख है आर्टिकल 76 में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, इसमें महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। तो ये जो महान्यायवादी का पद है, ये क्या है, इसका काम क्या है? तो ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, विधिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार होता है भारत सरकार का महान्यायवादी। इसके पद का उल्लेख आर्टिकल 76 में है। और ये जो संघ की कार्यपालिका है उसी का एक अंग है ये। तो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, अर्थात भारत सरकार का ये वकील होता है। भारत सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं को संचालित करती है। भारत सरकार अपने जब काम करती है, सरकारें जब संचालित होती हैं, तो उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के केस दर्ज कर दिए जाते हैं विभिन्न न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। तो उस समय भारत सरकार की का पक्ष विभिन्न न्यायालयों में कौन रखता है? तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी रखता है भारत सरकार का पद। इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये अटॉर्नी जनरल होता है और इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। और इसकी एक फैक्ट यहां से ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा
कानूनी अधिकारी कौन सा होता है? कानूनी अधिकारी तो यही होता है महान्यायवादी। ये भारत का सबसे बड़ा विधिक ऑफिसर होता है, कानूनी अधिकारी होता है। और अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा सिविल ऑफिसर कौन सा होता है, तो कैबिनेट सचिव होता है। भारत का सबसे बड़ा विधिक ऑफिसर होता है महान्यायवादी। ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार के खिलाफ जो केस चल रहे हैं उनमें भारत सरकार का पक्ष रखता है महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति के बारे में पूछा गया तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करते हैं। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करता है, अर्थात इसका मतलब ये है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति की इच्छा से यहाँ पर मतलब है प्रधानमंत्री की इच्छा, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा है तब तक ये महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। हालांकि संविधान में लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि अगर इसको इसके पद से हटाना है तो राष्ट्रपति ही इसको इसके पद से हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटाएंगे। जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी तब राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। महान्यायवादी की योग्यता के संबंध में पूछा जाए तो इसकी योग्यता अर्थात किस व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है, अर्थात वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही ऐसा करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। और जैसा केंद्र में महान्यायवादी होता है ऐसे ही राज्यों में महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता के पद का उल्लेख आर्टिकल 165 में है। ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, राज्य का सबसे बड़ा विधिक ऑफिसर होता है ये। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। थोड़ा सा कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन भी करना होगा, कंपैरेटिव स्टडी भी करना होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूएनओ। यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। तो पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ कि अब दुनिया में कोई विश्व युद्ध ना हो, अर्थात इसका उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। इसके 6 प्रमुख अंग हैं और उसका एक प्रमुख अंग है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है महासचिव। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के काम करने वाला जो सचिवालय है उसका ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है महासचिव। और इस पद पर वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग और है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और ये महासचिव किसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की संसद कहते हैं, विश्व की लघु संसद कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद। ये कहाँ से है? मालदीव से। तो अब्दुल्ला शाहिद इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। और इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके 193 सदस्य देश हैं। प्रत्येक सदस्य देश अपने एक प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजता है। तो भारत का इस समय वहां पर स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो भारत का स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है, रुचिरा कंबोज। कई बार इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है जब से इन्हें इनके पद पर नियुक्त किया गया। तो 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य कौन सा है संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो दक्षिणी सूडान। रुचिरा कंबोज को भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, इन्हें ध्यान में रखना होगा। आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में 2 सदनी विधायिका है? तो राज्य की विधायिका के बारे में पूछा गया है। तो जो राज्य की विधायिका है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में है और जिसे विधानमंडल कहते हैं, विधानमंडल।
तो विधानमंडल के सामान्यतः दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। 3 अंग होते हैं इसका। और तीसरा अंग है राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए और विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी राज्यपाल इसे भंग कर सकता है। और ये निम्न सदन है। ऐसे ही विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, 30 वर्ष, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये उच्च सदन है। लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो किन राज्यों में विधान परिषद है उनको देख लेते हैं। यूपी में विधान परिषद है, और किस राज्य में है? बिहार में है विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और महाराष्ट्र में है, और कर्नाटक में, और कहां पर है? तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। तो विधान परिषद कहां कहां पर है? 6 राज्यों में है विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। राज्यपाल ये विधानमंडल का अंग है। विधानमंडल के 3 अंग हैं और 2 सदन है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो इसको समझ लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और किस आयोग की सिफारिश पर स्थापना हुई? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, भारत सरकार का बैंक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके पहले कहाँ था मुख्यालय? कोलकाता में था। इसके पहले गवर्नर कौन थे? इसके पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के। तो वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। भारत में मौद्रिक नीतियां कौन बनाता है? आरबीआई। तो मौद्रिक नीतियां हमारे देश में आरबीआई बनाता है, अर्थात मौद्रिक नीति समिति का गठन होता है और इस समिति में 6 लोग होते हैं। इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। तो आरबीआई का काम करेंसी नोट जारी करना, हमारे देश में जितनी बैंकें हैं, सरकारी बैंकें, प्राइवेट बैंकें, विदेशी बैंकें, देसी बैंकें, सभी को कंट्रोल और रेगुलेट करना, मौद्रिक नीतियां बनाना, महंगाई को कंट्रोल करना, साथ में विकास को भी ध्यान में रखना। तो ये सभी काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है? तो इसको समझ लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9, इसमें पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है। और कौन से आर्टिकल शामिल हैं? आर्टिकल 243 से 243 ओ ये शामिल हैं। तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज का उल्लेख है। और इससे कौन सी अनुसूची संबंधित है? 11वीं अनुसूची। ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। और वर्तमान में पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं? वर्तमान में पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं। और पंचायतों का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? त्रिस्तरीय ढांचा। पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। 3 स्तर कौन कौन से हैं पंचायतों के? और ये त्रिस्तरीय ढांचा किसने
सुझाया था? इसका सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने। तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचा को बताया था कि 3 स्तरीय ढांचा हो, और इसी समिति के सुझाव को भारत सरकार ने अपना लिया था। हालांकि एक समिति और थी जिसका नाम है अशोक मेहता समिति, उसने कहा था पंचायतों के 2 स्तर हों, लेकिन सरकार ने उस समिति के सुझाव को नहीं अपनाया, 2 स्तर वाले सुझाव को नहीं अपनाया। 3 स्तरीय सुझाव जो दिया इसने, 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो पंचायतों के 3 स्तर हैं। अगला क्वेश्चन है, खार्ची पूजा किस राज्य का उत्सव है? बहुत पूछा जाता है फैक्ट। तो खार्ची पूजा त्रिपुरा का है। तो त्रिपुरा का है ये उत्सव खार्ची पूजा त्रिपुरा का ये उत्सव है, खार्ची पूजा। और एक भाषा है त्रिपुरा की जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, कोक बरूक भाषा। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा भी इसे घोषित किया जा चुका है। त्रिपुरा की मूल भाषा कौन सी है? कोक बरूक भाषा। ये त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा भी है। एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में त्रिपुरा से ही पूछा गया था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में और पूछा गया था, त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह हैं। माणिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। तो माणिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है भारत का राज्य। यहाँ की आधिकारिक भाषा काकबरोक भाषा है। यहाँ का खार्ची पूजा एक महत्वपूर्ण उत्सव है। और 0 रेखा ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। तो ये चीज भी त्रिपुरा के बारे में याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो पहला पॉइंट, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को माना जाता है। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोज़ले को माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोज़ले को माना जाता है। और एक फैक्ट यहां से और पूछा जाता है, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया? त्रिक सिद्धांत किसने दिया? तो तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक सिद्धांत डोब्रिनर ने दिया। डोब्रिनर ने तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक सिद्धांत दिया। तीन तत्वों का ग्रुप बनाया। अगला फैक्ट है महत्वपूर्ण कि तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने दिया? अष्टक नियम। तो तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम। एक क्वेश्चन और आपके पेपर में पूछा गया था कि ये जो मेंडलीव हैं, इनके समय में कितने तत्वों की, जब ये तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे तब कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? तो इनके समय में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। न्यूलैंड के समय में 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो ये चीज ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि वर्तमान में कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? तो वर्तमान में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो ये आवर्त सारणी से संबंधित कुछ फैक्ट है, याद रखना होगा। पहला फैक्ट है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? मेंडलीव को। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोज़ले को। तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया? डोब्रिनर ने। तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। वर्तमान में कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 118 तत्व हैं। और मेंडलीव के समय 63, न्यूलैंड के समय 56। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड किसके अधीन है? अर्थात नाबार्ड नेशनल, ये है नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर
एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन कब हुआ? 1982 में इसकी स्थापना हुई नाबार्ड की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख इसके प्रमुख हैं केवी साजी। केवी साजी इसके प्रमुख हैं। गोविंद चिंतालू का इन्होंने स्थान लिया है। और ये जो नाबार्ड है ये एक पुनर्वित्त संस्था है। तो भारत सरकार की ये संस्था है। तो भारत सरकार की एक पुनर्वित्त संस्था है, रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसका काम क्या है? तो जैसा कि नाम है, नेशनल माने राष्ट्रीय बैंक फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करने वाली ये संस्था है, एक पुनर्वित्त संस्था है। कृषि के विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संस्था लोन देती है, लेकिन डायरेक्ट लोन नहीं देती है लोगों को। ये विभिन्न बैंकों को पैसा दे देती है। उन बैंकों के माध्यम से किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में लोन दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक पुनर्वित्त संस्था हुई। और वर्तमान में ये किसके नियंत्रण में है? तो भारत सरकार के नियंत्रण में है। और कौन सा मंत्रालय है? तो वित्त मंत्रालय। इसे ध्यान में रखना होगा। तो नाबार्ड के बारे में हमने समझ लिया। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथ आगंतुक निकाय से पता चलता है 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में से एक जनपद उभर कर शक्तिशाली जनपद के रूप में आता है और वो साम्राज्य के रूप में तब्दील हो जाता है, जिसे मगध साम्राज्य कहते हैं। और मगध साम्राज्य गंगा नदी के तट पर है। गंगा नदी के तट पर है। और हालांकि मगध साम्राज्य के कई शासकों ने अपनी राजधानी पटना या पाटलिपुत्र को भी बनाया, तो वहां पर सोन नदी आकर भी मिलती है गंगा से, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। तो गंगा नदी के तट पर विकसित हुआ मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। दूसरा फैक्ट है कि हर्यक वंश के बाद मगध में किस वंश ने शासन किया? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने शासन किया। और इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग। तो कई फैक्ट यहां से पूछे गए हैं कि ये जो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, इनके संस्थापक कौन थे। फिर इसके बाद मगध में नंद वंश ने शासन किया। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था। और नंद वंश के बाद मगध में मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसके बाद यहां पर शुंग वंश ने शासन किया। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। फिर इसके बाद इसमें कण्व वंश ने शासन किया। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। तो ये मगध में शासन करने वाले वंश हैं। तो यहां से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो इसलिए हमने इसको बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग की शुरुआत किसने की? तो कनिष्क कुषाण वंश का एक शासक था जिसका नाम था कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने भारत में सिल्क मार्ग की शुरुआत की। ये सिल्क मार्ग भारत से चाइना और चाइना से मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक जाता था, सिल्क मार्ग। तो इसकी शुरुआत भारत में कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क ने की। और कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत, और ये कहां पर हुई थी? कुंडलवन में, कश्मीर। तो चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये कुषाण वंश का शासक था, इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में होता है। और कनिष्क इस समय शासक था। और कनिष्क के
अश्वघोष, अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो इसको समझ लेते हैं। तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। लेकिन 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश के 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन कर रही भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें लगभग 20 से 22 पुलिसकर्मी जल गए। इससे महात्मा गांधी को जब ये बात पता चली कि उनके असहयोग आंदोलन में हिंसा शामिल हो गई है, उनके आंदोलन से जुड़े हुए क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी है, जिसमें लगभग 20 से 22 पुलिसकर्मी जल गए हैं। और इस घटना के उपरांत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने। तो असहयोग आंदोलन, इसमें क्या कहा गया था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह शुरू किया और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया और 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी के समुद्र तट किनारे नमक को बनाया और नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई यहीं से। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो ये गांधी जी के द्वारा चलाए गए हमारे देश में महत्वपूर्ण आंदोलन है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? अर्थात इसमें व्यक्तिगत रूप से पूछा गया है, व्यक्तिगत। तो स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? तो इनका नाम है के.डी. जाधव। स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे, तो इनका नाम याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? 1894 में। पहला ओलंपिक कब हुआ? 1896 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 2 वर्ष बाद क्यों शुरू हुई? जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है ये 1992 से 1997 तक, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 1990 से 1992 तक कोई योजना नहीं चली। क्यों? क्योंकि 1991 में हमारे देश में आर्थिक संकट आ चुका था। आर्थिक संकट आ चुका था। हमारे देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा था, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका था। और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका था अर्थात हमारे देश का जब किसी भी देश का अगर विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा या समाप्त होने के कगार पर होगा तो वो देश दूसरे देशों से कोई भी सामान खरीद कर आयात नहीं कर सकता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया, समाप्त होने की कगार पर था। केवल इतना बचा था कि 2 या 3 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता था। इसीलिए जब भारत सरकार के पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, इसलिए 2 साल के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को विराम दे दिया गया। एक प्रकार से पंचवर्षीय योजना नहीं इम्प्लीमेंट हुई। और फिर जब आर्थिक स्थिति 1992 में थोड़ी सी सुदृढ़ हुई तो इसके बाद 1992 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो शायद समझ गए होंगे। इसके बाद पूछा गया आपसे गोची उत्सव किस राज्य का है? तो गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का गोची उत्सव है। और हाल ही में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं और विधानसभा के
इन इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है और कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अरलेकर। राजेंद्र अरलेकर, अरलेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। अभी हाल ही में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में प्रारंभ में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 1976 में जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया इन्हें 1976 में। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976 में। और 1976 में कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, 10 मूल कर्तव्य थे। और फिर इसके बाद 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो इसे 2002 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इन मूल कर्तव्यों को संविधान में कहाँ शामिल किया गया? तो इनके लिए एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। इनमें मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया, अर्थात मूल संविधान में ये नहीं थे, इन्हें 1976 में शामिल किया गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अखिल भारतीय, और एक फैक्ट यहां पर यह भी याद रखना होगा कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित थे? तो ये सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से प्रेरित थे। तो ये भी फैक्ट आपके एग्जाम पे कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1932 में। किसने की स्थापना? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने, ये चीज ध्यान रखना है। और कहां पर की? दिल्ली में। तो महात्मा गांधी ने दिल्ली में 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अर्थात जो दलित वर्ग था, उस दलित वर्ग को सबसे पहले हरिजन किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को सबसे पहले हरिजन का, हरि माने भगवान, जन माने लोग, भगवान के लोग। और इसके पहले एक घटना घटित हुई थी 24 सितंबर 1932 को। इस दिन महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना की यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ था, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी पर आरोप लगाया था कि आपने हरिजनों के उत्थान के लिए कोई विशेष टारगेटेड काम नहीं किया है। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर भीमराव अंबेडकर को जवाब दिया था कि हमने किसी एक वर्ग विशेष के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है, मेरा लक्ष्य है सर्वोदय। ये सर्वोदय महात्मा गांधी की देन है। तो महात्मा गांधी ने भीमराव अंबेडकर को बताया कि मेरा लक्ष्य है सर्वोदय, हमने हर वर्ग, प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है, किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए काम नहीं किया है। फिर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी से कहा कि हमारे समाज का सबसे जो निचला दलित वर्ग है, इस वर्ग को उठाने की सख्त जरूरत है, हजारों साल तक इसका दमन हुआ है। तो इसी समझौते के बाद गांधी जी ने 1932 में दिल्ली में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अर्थात इन्होंने लोगों को जागरूक किया, छुआछूत, अस्पृश्यता जिसे बोलते हैं, और समाज में इनका खोया हुआ स्थान मिल सके दलित वर्ग को, इनके उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने कई काम किए। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? तो अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को पीएम मोदी ने शुरू की। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को शुरू हुई। इसके तहत क्या प्रावधान था? तो इसमें 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पेंशन का प्रावधान था। जो भी इंसान अटल पेंशन योजना से जुड़ेगा, जब उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो उसे पेंशन मिलेगी। इसके लिए उसे क्या करना होगा? तो निवेश करना होगा, अर्थात किस्तों के माध्यम से रुपया जमा करना होगा। और किस आयु वर्ग के लोगों को रुपया इस योजना से लाभ मिल सकता है? तो इस योजना के तहत ये प्रावधान था
कि वो युवा लोग जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, वो क्या कर सकते हैं, 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति महीने जमा करके इस योजना के तहत वो हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये जमा करें और फिर उनकी उम्र जब 60 साल हो जाएगी तो उन्हें पेंशन मिलेगी। ये योजना का प्रावधान था। तो इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है ऐसा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की साक्षरता सर्वाधिक है। और अगर पूछा जाए सबसे कम साक्षरता किसकी है, तो दादरा नगर हवेली दमन दीव, इसकी साक्षरता सबसे कम है। और अगर राज्यों में पूछा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, तो सर्वाधिक साक्षरता केरल की है। केरल की साक्षरता सबसे कम है। राज्यों में सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, तो बिहार की साक्षरता सबसे कम है। केरल की साक्षरता सर्वाधिक है और बिहार की साक्षरता सबसे कम है। एक फैक्ट यहाँ से और याद रखना होगा कि नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 में जारी हुआ, जिसमें यह बताया गया कि केरल में सबसे कम गरीबी है और बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। तो ये भी याद रखना होगा। अगला फैक्ट है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अमरावती। तो ये भी याद रखना होगा आंध्र प्रदेश के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 4 वेद हैं। इनमें जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे बड़ा वेद, सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है। दूसरा फैक्ट, ये जो सामवेद है ये सबसे छोटा है। सामवेद सबसे छोटा वेद है, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो सबसे नया कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है? इन चारों में सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बड़ा भी है ऋग्वेद, सबसे छोटा है सामवेद। तो समझ गए होंगे। ऋग्वेद में एक फैक्ट और पूछा गया था कि ऋग्वेद के संबंध में कि इसमें कितनी रचनाएं हैं, तो 1028 रचनाएं हैं, 10 मंडल हैं इसमें। तो ये चीज भी ध्यान रखनी होगी। सॉरी, 1028 सूक्ति हैं, 1028 सूक्ति हैं, 10 मंडल हैं और 10,580 रचनाएं हैं, 10,580 रचनाएं हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो जो लवक होते हैं ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं लवक। ये कोशिका है पादप कोशिका। और कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक के बाहर एक लिक्विड भरा होता है। ये कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है और कोशिका द्रव में कोशिकांग होते हैं। तो यहीं पर लवक पाए जाते हैं। केंद्रक के बाहर लवक पाए जाते हैं, लवक। और लवक केवल जंतु कोशिकाओं में, केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं। ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां और टहनियां हरे रंग की होती हैं, क्योंकि हरित लवक में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे पर्णहरित बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। तो लवक कोशिका के कहाँ पर पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म। अर्थात कोशिका झिल्ली के अंदर का जो भी पदार्थ होता है, चाहे वो तरल पदार्थ हो या ठोस पदार्थ हो, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं और यहीं पर लवक पाए जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं।
और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती। अमरावती हाई कोर्ट भारत का 25वां हाई कोर्ट है। भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत में सबसे पहले कौन से हाई कोर्ट स्थापित हुए? तो भारत में सबसे पहले 3 हाई कोर्ट स्थापित हुए। कब स्थापित हुए? 1862 में। 1861 के इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट स्थापित हुए। कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 56 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली। चौथी पंचवर्षीय योजना ये योजना अवकाश रहा यहाँ पर। इसके बाद योजना में अवकाश आया जाएगा 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा। और इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। इसके बाद आई पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये 1974 से 1978 तक। इसका नाम तो है पंचवर्षीय, लेकिन ये 4 वर्ष ही चली, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और वार्षिक योजनाएं शुरू कर दी। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। और यहाँ से पूछा गया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इसमें, गरीबी उन्मूलन। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योगों दोनों को प्राथमिकता दी गई। अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को गतिमान तथा आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाया जाए और आत्मनिर्भर बनाया जाए। और सबसे ज्यादा असफल कौन सी पंचवर्षीय योजना रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 1962 में चाइना ने अटैक किया, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1965 से 66 में भीषण अकाल पड़ा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1900, इसके बाद योजना अवकाश आ गया। देश के पास पैसा नहीं था कि योजना को चलाया जा सके, इसलिए योजना में अवकाश आया। 1969 से 74 में चौथी पंचवर्षीय योजना, और चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता। तो ये भी याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान रूस के सिस्टम से ग्रहण किया गया, रूस से ग्रहण किया गया। और पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम योजना आयोग का सौंपा गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री JL नेहरू थे, और ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। और फिर इसके बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, लास्ट वाले अगर पूछा जाए तो अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह। और अंतिम उपाध्यक्ष पूछा जाए तो अंतिम उपाध्यक्ष मोटेंक सिंह अहलूवालिया थे, अहलूवालिया। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष मनमोहन सिंह थे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोटेंक सिंह अहलूवालिया थे। फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया, और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? तो सिंधु खुल्लर। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। नीति का फुल फॉर्म क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कहां पर इस समय है? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मेद राम यात्रा त्योहार
मेदराम यात्रा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना, मेदराम यात्रा त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। और यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में? तो चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं। तो ये चीज ध्यान रखना होगा तेलंगाना से संबंधित। ये जो मेदराम यात्रा त्योहार है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आदि महोत्सव है, आदिवासियों का महोत्सव है। दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासियों का महोत्सव है मेदराम यात्रा त्योहार। और भारत में कुंभ मेला के बाद ये एक प्रकार से, इसे दक्षिण भारत का कुंभ कहते हैं, तो दूसरा सबसे बड़ा एक प्रकार से मेला है ये। तो ये भी चीज ध्यान रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हिराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसमें किसे प्राथमिकता दिया गया? तो कृषि को प्राथमिकता दिया गया। तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो 2020 वाला ओलंपिक 2021 में जापान के टोक्यो में हुआ। इसमें भारतीय टीम भी गई इसमें, और भारतीय टीम की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो इसमें ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो मनप्रीत सिंह और MC मैरी काम ये उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पूनिया ये पहलवान है। बजरंग पूनिया रेसलिंग से संबंधित है। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। MC मैरी कॉम ये बॉक्सिंग से संबंधित है। ये चीजें ध्यान रखनी होंगी ओलंपिक में। ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते। 48वां स्थान रहा भारत का। स्वर्ण पदक 1 मिला 7 में से। और वो स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता भाला फेंक में। इसीलिए इनके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को इन्होंने भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो ये जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है ये असम का है। और शंकर देव इसके जनक माने जाते हैं, अर्थात सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। तो वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से एक असम का सत्रिया है, जिससे शंकर देव संबंधित हैं। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर। और यही मंदिर में अंबुबाची का मेला लगता है। ये भी पूछा गया है, अंबुबाची का मेला लगता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में आती है तो सदिया से धुबरी तक असम में ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 का निर्माण किया गया है, नेशनल वाटरवे 2। इसी ब्रह्मपुत्र नदी में असम में एक द्वीप है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। माजुली द्वीप यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये भी याद रखना होगा असम के संबंध में। और यहाँ पर कई नेशनल पार्क भी हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, तो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो कई नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पर, तो ये भी याद रखना होगा। तो आज का हमारा आंसर क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हुआ। और इन्हें अच्छे से देखना है, प्रत्येक फैक्ट को अच्छे से तैयार करना है। आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत लाभ मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।